मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने ज्योग्राफी का अगला पार्ट, यानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कॉस्मोलॉजी, उसके बाद हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में। दोस्तों एक चैप्टर मैंने गंगा का पढ़ा दिया था, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था सर प्लीज़ एक बार गंगा का आप फिगर बना के समझा दीजिए, तो मैंने समझा दिया था। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, देखिए हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगर एक तरफ चलेंगे तो आपको समझ में आता रहे। जैसे मैंने ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि पहले हमारी पृथ्वी कहाँ पे थी, किसका अंश था, कैसे निर्माण हुई हमारी पृथ्वी की। तो पता ये चला कि सूरज से निर्माण हुआ है, हमने बताया था आपको कि कैसे उस पर पानी बरसा, कैसे उस पर जल जीव आए, कैसे कैसे क्या। अगर ये सब जानना हो तो प्रीवियस मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं अब जब हम अगर महाद्वीप के बारे में पढ़ाएंगे, उससे पहले हम बात करते हैं आंतरिक संरचना के बारे में, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना पढ़ाने से पहले, उसके पहले हम बात करेंगे, जब पिछला क्वेश्चन दिए थे हम, उसमें मैंने दिया था कि ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों एक प्रश्न और किया था कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है। तो सबने बहुत अच्छा आंसर दिया है। मार्टिन बेहम 1492 ईस्वी में उन्होंने निर्माण किया था। और उसके बाद कैस्पियन सागर झील, यह विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह भी याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, और एशिया की सबसे बड़ी झील है, एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। यूरेशिया की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, यूरेशिया की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों बातों को ध्यान रखिएगा, जब मैं विश्व महाद्वीप पढ़ाऊंगा, यानी जब विश्व में पढ़ाऊंगा या महाद्वीप पढ़ाऊंगा, मैं उसमें विधिवत में आपको लिखवा दूंगा। लेकिन अभी मेरे वीडियो के 2-3 बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मैंने बोला है बार बार, उसको एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा। दोस्तों जिन्होंने आप रिप्लाई किया उनका नाम लेना चाह रहा हूँ, जैसे एहतशाम शाह, इनका रिप्लाई हर वीडियो में आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो पूरा डीपली बता देते हैं कि सर इसमें ये ऐसे ऐसे है। जैसे उन्होंने बताया कि कैस्पियन सागर झील ये यूरेशिया का, वही एशिया का भी है। समृद्धि जायसवाल, वेरी गुड समृद्धि, आप लगे रहिए, आपका यूपीटेट सीटेट क्वालिफाई हुआ है, वेरी गुड। आप तो 69,000 वैकेंसी वाले में भी हैं, मुझे पता है। अनुराधा जायसवाल, दोनों बहनें हैं। समीर मार्कंडे जी, रतन पाल जी, रतन जी थैंक यू सो मच, आप जहाँ भी रहें खुश रहें और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। सुमन सैम जी, सुप्रिया राज जी, गुंजा मिश्रा जी, मुअज्जम खान, वेरी गुड। दीपक गुप्ता थैंक्स सो मच, आप बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। दीपक इसी तरह लगे रहिए मेरे साथ। उसके बाद शैलेंद्र पटेल जी, साबिर सोनू जी थैंक यू सो मच। साबिर आपका रिप्लाई आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि मैं जब इकोनॉमिक्स से लेता हूँ तो इकोनॉमिक्स वाले में रिप्लाई करता हूँ, जब एक ज्योग्राफी लेता हूँ तो ज्योग्राफी वाले में आपका नाम दूंगा, ठीक है। तो आप दोनों में रिप्लाई करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों आज हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों इस वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन पूछता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, मतलब मेरा कहने मतलब नहीं पूछता, लेकिन पूछ भी लेता है। क्यों पूछता है दोस्तों? क्योंकि जब कभी ये पूछता है कि सीमा और सियाल के बीच में कौन सी परत है, तो हम नहीं बता पाते हैं। यह सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाई जाती है, सियाल में, सीमा में, नीफे में, या क्रस्ट मेंटल कोड में, हम नहीं बता पाते हैं। या मेंटल में कौन सी अवस्था में मौजूद है हमारी पृथ्वी में, तो तरल अवस्था में, ये हम नहीं बता पाते हैं। दोस्तों उसके पहले हम चर्चा करेंगे और विधिवत में बताऊंगा आपको, तो ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। उसका रीज़न क्या है सर, इससे मोटे मोटे आता है, मोटे तौर पे आता है प्रश्न, और जहाँ से आता है मैं उसको मेन फोकस कर दूंगा कि यहाँ से प्रश्न आया है, कई बार आया है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। आंतरिक संरचना, हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के भूपरपटी पर, मतलब ऊपर। पृथ्वी कहाँ रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं, यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले परत पर रहते हैं, लेकिन उसके नीचे भी परत है, उसके नीचे भी परत है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब यही होगा। आइए हम थोड़ा फिगर से भी समझा देते हैं आपको। दोस्तों फिगर से भी आप देखते रहिएगा। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, आप अगर आपने देखा होगा कभी, जब हम मार्केट में जाते हैं, अब जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है दोस्तों, देखिए है ना, ये पृथ्वी है। अब अगर आपको
पता लगाना हो कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ऐसा करते हैं, है ना, इस तरीके से हम काटते हैं किसको। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, जब कभी हम तरबूज लेने, हिरमाना जिसको बोलते हैं, तरबूज लेने जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया लाल है कि नहीं है। उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर लाल होगा तो मीठा होगा। तो वो कैसे काटता है, इसी तरीके से काटता है और इतना निकाल के दिखा देता है। तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो चीज़ इधर मिलेगा वही चीज़ यहाँ मिलेगा, जो चीज़ यहाँ होगा वही चीज़ यहाँ होगा, जो यहाँ पे होगा वही चीज़ यहाँ पे होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो यहाँ पर वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर होगी। इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ तरबूज अच्छा है, मान लेते हैं हम लोग। और होता भी यही है, होता भी यही है। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ का पार्ट लाल दिख गया मगर यहाँ वाला पार्ट लाल ना हो, वो रेडियस में पूरा सेम होता ही है। तो एक भूगर्भ शास्त्री थे, उनका नाम था ऑस्ट्रिया, जहाँ की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री थे, उनका नाम था एडवर्ड स्वेस। उनके अनुसार दोस्तों, अभिनव मत अनुसार जो परिकल्पना दिया गया था उसमें थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन इनका सबसे सटीक माना जाता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो पूछता है तो एडवर्ड स्वेस क्या है पूछता है। मैं इन्हीं के बारे में बता देता हूँ, अभिनव मत अनुसार भी हम थोड़ा सा उल्लेख कर देंगे। अब दोस्तों जब ये हो गया तो अब हमको जानना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपरी परत के बारे में आज चर्चा करते हैं। ऊपरी परत, अब यहाँ तक आप देख लें दोस्तों, तो थोड़ा इसको हम बड़े बना देते हैं या इतने पे ही रहने दें, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड भी करना है ना दोस्तों। देखिए बिल्कुल सेम बना वैसे ही। अब देखिए मैंने ये क्या बनाया, इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी का। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ऊपर वाले परत को। दोस्तों सबसे ऊपरी वाले परत को हम क्या बोलते हैं, सियाल, यानी सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं सियाल, सियाल। ठीक है दोस्तों। अब जीरो, यहां की जो मोटाई होती है 0 से लेकर 700 किलोमीटर तक होती है। कितना मोटा है ये, 700 किलोमीटर। ठीक है। अब यहां 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो है, 2900 किलोमीटर, इसको बोलते हैं नेफ, सीमा, सीमा। अब सियाल का मतलब क्या हो गया, सीमा का मतलब क्या हो गया, ये जानते रहिए दोस्तों। सियाल का मतलब होगा सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। यानी कि ऊपर वाले पार्ट में यानी सियाल में क्या पाया जाता है सबसे अधिक, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, यानी सिलिकॉन सबसे अधिक पाया जाता है। और वहीं अगर मेंटल की बात करें यानी सीमा की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम सबसे अधिक पाया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जब पूछेगा कि क्रस्ट में, या फिर इसको देखिए दोस्तों मैं लिखवा देता हूं, इसको क्रस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रस्ट। ऊपर वाले पार्ट को इसको क्रस्ट भी कहते हैं, इसको मेंटल भी कहते हैं, इसको कोर भी कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल तथा कोर। और यहां पे देखिए सियाल, सीमा तथा निफे, यानी इसी को इस क्रस्ट भी कहते हैं, सियाल भी कहते हैं, ऐसे समझिएगा। मेंटल भी कहते हैं, सीमा भी कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं, और नीफे, इसको बोलते हैं नीफे, नीफे, NIFE इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीफे का मतलब हो जाएगा निकिल प्लस फेरियम या फेरस। फेरियम, फेरियम से समझ गए होंगे, लोहे की मात्रा। तो सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है वो कहां पाया जाता है दोस्तों, लोहा कहां पाया जाता है सबसे अधिक, क्रोड में, यानी कि किसमें, नीफे के अंदर। अब ऐसे अंदाजा लगे निकिल प्लस फेरियम तो क्या हो जाएगा, नीफे हो जाएगा। इससे आप समझ में आपको आता हो दोस्तों। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर तक, 6370 किलोमीटर तक। ये इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब ध्यान रखिएगा, मैं फिर से इसका वर्णन करता हूँ, ज़्यादा डीपली में नहीं। मैंने कहा था भी कि दोस्तों उतना ही पढ़िए जितना समझ में आ रहा है, और उतना पढ़िए जितना एग्जाम में पूछने वाला है। इसमें कई भागों में भी बांटा गया है। इसमें कितने कितने तत्व पाए जाते हैं उन सबके बारे में विधिवत 8-10 तत्व हैं, जितने भी हैं सारे का उल्लेख किया जाता है। लेकिन उतना नहीं पूछता, जो ऑक्सीजन और लोहे के बारे में पूछता है, मैग्नीशियम के बारे में पूछता है, मैं बता देता हूँ आपको।
अब बात करते हैं, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, क्रोड हो गया। अब ध्यान रखिएगा, क्रस्ट को ही सियाल कहा जा रहा है, मेंटल को ही सीमा कहा जा रहा है, क्रोड को ही नीफे कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक मत है जिसे मैंने अभी बताया कि एडवर्ड स्वेस ये कहाँ के थे, जर्मनी के। इनका जो मत है, उन्होंने ये वाला मत दिया है कि सियाल, सीमा तथा नीफे, ये वाला मत बिल्कुल सटीक बैठता है। दोस्तों होता क्या है ना, बहुत ढेर सारे भूगोल शास्त्री वैज्ञानिक लोग हैं, सब लोग रिसर्च करते रहते हैं। तो जब सब लोग रिसर्च करते रहते हैं, सब लोग अपना स्टेटमेंट देते हैं। जैसे अभी इन्होंने दिया, नीफे ने दिया है, मतलब एडवर्ड स्वेस ने दिया है, उनका सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन एक समय आएगा या ना भी आए तो वो क्या करेंगे, इनसे अच्छा अगर अपना परिभाषा दे देंगे तो लोग उनको मानने रखेंगे। तो एनसीईआरटी वगैरह सब लोग किसका मान करते हैं, इन्हीं का मान करते हैं, एडवर्ड स्वेस का, इंटरनेशनल लेवल पर भी, ठीक है ना, इन्हीं को माना जाता है। जो क्रस्ट है उसमें क्या पाया जाएगा, सियाल तथा एल्यूमिनियम, यानी सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। सीमा में पाया जा रहा है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और नीफे में पाया जाता है निकल प्लस फेरियम। इससे आपको अंदाजा लगा। अब ये लिख लीजिए यहाँ पर, इसमें सबसे अधिक एल्यूमिनियम, ऐसे लिखिए, आपको समझ में भी आ जाएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, सबसे अधिक मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, लोहा, ऐसे लिखिएगा, लोहा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जब इसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो यही एक ऐसी संरचना है पृथ्वी के अंदर जो हम लोगों को पकड़े हुए है। होता क्या है, हमारी पृथ्वी गोल है, तो देखिए जब गोल है तो कोई यहां भी रहता है। अब ऐसे समझिएगा, मान लिया हमारी पृथ्वी है, ये गोल है, हम लोग यहां पर हैं, तो कोई यहां पर भी है, कोई यहां पर भी है, कोई यहां पर भी है, कोई यहां पर भी है ना। तो ये वाला आदमी गिरता क्यों नहीं है, कभी आपने सोचा है ये वाला आदमी गिरता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि ये इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमें क्या करते हैं, अपने ऊपर चिपकाए रहती है, आकर्षित किए रहती है। वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहाँ से मिलता है, यहीं से गुरुत्वाकर्षण फोर्स मिलता है हमको, ठीक है। अब बात समझिएगा, अब ये कहा जाता है कि इसको, ये जो बांट रही है तत्व यानी परत, ये परत जो बांट रही है, ये तो हो गया क्रस्ट, ये तो मेंटल। प्रश्न ऐसे बहुत बार पूछा, मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये प्रश्न कई बार पूछता है, क्रस्ट तथा मेंटल को बांटने वाली परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट तथा मेंटल को या सियाल तथा सीमा को बांटने वाली परत को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है? मोह असंबद्धता। क्या कहा जाता है? मोह असंबद्धता। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है मोह असंबद्धता। दोस्तों असंबद्धता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यू करना, तोड़ना, अलग करना। असंबद्ध, संबद्ध का मतलब जुड़ना होता है, असंबद्ध का मतलब होता है टूट के अलग होना या अलग कर देना, ऐसा समझिएगा। तो इसका नाम दिया गया मोह असंबद्धता। क्या दिया गया? मोह असंबद्धता। अब दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता, यानी कि मेंटल को क्रोड से बांटने वाली परत को, क्रोड को मेंटल से बांटने वाली परत को क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, अब ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये ऊपरी वाली परत हो गई, ये निचली, ये बीच वाला परत, ये और ये लास्ट यानी एकदम आंतरिक परत। ठीक है, अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जान लीजिए, मैक्सिमम प्रश्न नहीं आते हैं, मैक्सिमम जो प्रश्न आते हैं वो गुटेनबर्ग असंबद्धता, मोह असंबद्धता, कितनी ऊंचाई, मतलब ये गहराई कितनी होती है इसके बारे में,
और कितने कौन से तत्व पाए जाते हैं ये पूछा जाता है प्रश्नों में। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी वाली बात, यानी यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, अब ऐसे समझिएगा, इसको जो कहा जाता है इसको बाह्य क्रस्ट कहा जाता है, इसको आंतरिक क्रस्ट। कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ यही कहा जाता है कि इसको बाह्य क्रस्ट और इसको आंतरिक क्रस्ट, इतना समझते रहिए आप। होने का तो बहुत कुछ हो जाएगा, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में विधिवत वर्णन करना चाहे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो नहीं पढ़ना है उतना। अब ये समझिए कि बाह्य क्रस्ट इसको आंतरिक क्रस्ट कहा जाता है, इसको कहा जाएगा बाह्य क्रस्ट, इसको आंतरिक क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट। दोस्तों अब याद रखिएगा, ये बाह्य क्रस्ट हो गया, ये आंतरिक क्रस्ट, तो एक परत है जो यहां बांट रही है, ये परत है जो यहां पे बांट रही है। तो इस परत को क्या कहा जाएगा? इस परत को कहा जाता है कॉनराड असंबद्धता, कॉनराड असंबद्धता, राड असंबद्धता, यानी कॉनराड असंबद्धता, यानी इसको कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं आप। क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी। किसको? ये वाली जो क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट को बाह्य क्रस्ट से अलग कर रही है, जो परत बाह्य क्रस्ट को आंतरिक परत से अलग कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं दोस्तों, अच्छा अब इसकी देखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आंतरिक क्रस्ट से बाह्य क्रस्ट को मिलाने वाले परत में कितनी ऊंचाई गहराई होती है। तो दोस्तों यहां से जब यहां पे हम जाएंगे तो ये 200 किलोमीटर होता है, 200 किलोमीटर, और यहां से यहां तक पहले लिख दिया 700 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रस्ट बाह्य क्रस्ट का जो परत की मोटाई होती है वो कितनी है? 200 किलोमीटर। बाह्य परत से लेकर आंतरिक क्रस्ट पूरे संपूर्ण आंतरिक क्रस्ट की जो गहराई वो कितनी है? 700 किलोमीटर, यानी 500 किलोमीटर टोटल हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों बीच वाले पार्ट की, यानी इसकी मेंटल की, यानी सीमा की। तो इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक सीमा, इसको बोलते हैं बाह्य सीमा। ये आंतरिक मेंटल, बाह्य मेंटल, आंतरिक सीमा, बाह्य सीमा, आंतरिक मेंटल, बाह्य मेंटल। अब इसको जो बांट रही है परत, इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? रेपेटी असंबद्धता। क्या बोलेंगे इसको? रेपेटी, इसको बोलते हैं रेपेटी असंबद्धता। इसको बोलते हैं रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, यानी रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। अब इसकी जो मोटाई होती है, इसकी जो गहराई हो कितनी है? 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक यहां पर है, तो इसकी जो मोटाई हो जाएगी यहां से यहां तक 2150 किलोमीटर, 2150 किलोमीटर, और 2150 से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, है ना दोस्तों? समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्रोड की बात है, यानी आंतरिक क्रोड एवं बाह्य क्रोड के बारे में। देखिए ये हो गया आंतरिक क्रोड, ये हो गया बाह्य क्रोड। जैसे ये आंतरिक क्रस्ट है, ये बाह्य क्रस्ट, वैसे ये आंतरिक क्रोड और ये बाह्य क्रोड। आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, और ये ये हो गया हमारा बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड, ये हो गया आंतरिक क्रोड, ये हो गया मेरा आंतरिक क्रोड। ठीक है दोस्तों, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड। अब इसको क्या कहा जाएगा? जो आंतरिक क्रोड को बाह्य क्रोड से अलग कर रही है, जो आंतरिक क्रोड को बाह्य क्रोड से अलग कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। क्या बोलेंगे? लेहमैन, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, लेहमैन असंबद्धता, इसको बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। अब बात देखिए, समझिए आप प्रश्न किस प्रकार से पूछता है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर पूछेगा कि सीमा में, सियाल में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाएगी, तो क्या बताएंगे? सिलिकॉन, सॉरी दोस्तों यहां पे सिलिकॉन पाया जाएगा, एल्यूमिनियम नहीं, सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन। उसके बाद दूसरे में सबसे अधिक यानी सीमा में क्या पाया जाएगा? सबसे अधिक मैग्नीशियम। और तीसरे यानी नीफे में निकल और फेरियम दोनों पाया जाता है, लेकिन लोहे की मात्रा अधिक है। लोहे की मात्रा अधिक न होती दोस्तों तो हम लोग यहाँ टिक नहीं पाते, क्योंकि लोहा क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण का काम करता है। पृथ्वी के अंदर जितनी गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है? इसको, अब याद रखिएगा, ये हमेशा ठोस अवस्था में है। कौन? ऊपर वाला। ये जो 2100 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर है, ये हमेशा ठोस अवस्था में, मोटे अवस्था में है। और ये क्या है? तरल अवस्था में। ये प्लास्टिक की अवस्था में, तरल अवस्था में है, जिस पर ये सारे द्वीप, यानी कि ये क्या है? स्थलखंड है, तो ये इस पर तैर रही है। कौन तैर रही है? ये पृथ्वी का जो ये वाला भाग है, जैसे आपने देखा होगा अंडमान निकोबार बीच में है बिल्कुल। मालदीव को देख लीजिए तो वो बीच में है, दमन द्वीप को देखिए,
ऐसे देख रहे हैं ना आप। इसका मतलब यह है जो द्वीप होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं, वो क्या होते हैं, वो तैर रहे हैं किस पर, इन पर। इसी वजह से किस पे पूछ, अगर ये पूछता है कि सभी महाद्वीप या धरती पर मौजूद सभी विशाल खंड किस पर तैर रहे हैं, सियाल पर, सीमा पर, नीफे पर, तो क्या बताएंगे, सीमा पर या मेंटल पर। किस पर, मेंटल पर, क्योंकि यह प्लास्टिक की अवस्था में है। किस अवस्था में है, प्लास्टिक अवस्था में। याद रखिएगा दोस्तों, प्लास्टिक अवस्था या तरल अवस्था ऐसे भी कह सकते हैं। प्लास्टिक का मेल्ट करेंगे तो तरल तो हो ही जाएगा ना भाई, कहने मतलब ये है। तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये प्लास्टिक अवस्था में, कुछ लोगों ने कहा तरल अवस्था में, तो कोई गलत नहीं है। अब बात आप सोचते होंगे कि जब इस पर तैर रही है तो हम लोग को पता क्यों नहीं चलता है। दोस्तों इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है, वो 700 किलोमीटर की मोटाई में है। हमारी जो पृथ्वी का भूपरपट्टी है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, यानी क्रस्ट है, इसकी मोटाई कितनी, 700 किलोमीटर। तो जब 700 किलोमीटर की मोटाई है और वो किसी पानी में जब जाएगा, और वो भी पानी ऐसा नहीं है कि पानी की तरह बिल्कुल हल्का है, अरे भाई इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा, घनत्व इसका बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जब ये जाता है भाई किसी गाढ़े चीज़ में और हल्के चीज़ में कोई वस्तु डालेंगे तो कौन सबसे ज़्यादा मूव करेगा, हल्के वाले चीज़ में डालेंगे तो वो ज़्यादा मूव करेगा, गाढ़े वाले चीज़ में मूव ज़्यादा नहीं करेगा, ऐसे समझिएगा आप। तो यहाँ पर जो होता है, ये सारे पृथ्वी के सारे भाग जो है, पृथ्वी के सारे स्थलखंड जो है, इस पर तैर रहे हैं। यही तैरते तैरते जब दो प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं, नीचे से टकरा जाती हैं, तो पृथ्वी ऐसे ऐसे करने लगता है, भूकंप आने लगता है, तो हमको लगता है भूकंप आ रहा है ना दोस्तों। तो वो क्या करता है, वो काम यही कर रहा है, यानी ये। और आपको पता है कि समस्त स्थलखंड, प्राचीन काल में सभी स्थलखंड आपस जुड़े हुए थे, बाद में धीरे धीरे सब अलग हुए। तो यानी अलग हुए तो कहाँ से अलग हुए, इसी पर अलग हुए, इसी पे तैर रहे हैं सब, है ना दोस्तों। ये प्रश्न हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का जो हमारा औसत घनत्व पूछता है हमेशा, औसत घनत्व, ऐसे लिखिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों पृथ्वी के औसत घनत्व कई बार पूछता है कि पृथ्वी के एवरेज डेंसिटी कितनी है, तो 5.52 ग्राम्स प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ये याद रखिएगा हमेशा। और दोस्तों इतने स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन प्रश्न पूछता है। मैक्सिमम लोग इसको नहीं पढ़ाते, बोलते नहीं इंटरनल स्ट्रक्चर से नहीं आएगा, वो मैं एक लाइन में लिखवा दूंगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा मत करिए। आप एक बार जब समझ लेते हैं ना, तो वो समझ में आ जाता है, दोबारा आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ हमने बनाना नहीं बना पाए थे हम। 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर, ये कितना है, 5150 किलोमीटर किसकी, बाय करोड़। 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक किसका है, बाय करोड़ की मतलब लंबाई है, या मोटाई है, या गहराई है, ऐसे समझिए। यहाँ से जाएंगे तो लंबाई में आ जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो गहराई में आएगा, दोनों देख लेंगे तो मोटाई में हो जाएगा। कहने मतलब ये है। और फिर 5150 से लेकर 6370 किलोमीटर इसकी क्या है, गहराई है। यानी कि हम पृथ्वी के बिल्कुल बीच बीच में जाएंगे, यहाँ जाना शुरू के बीचों बीच में जाएंगे तो कितना जाएंगे, 6370 किलोमीटर तक। अब 6370 किलोमीटर को जब पार करेंगे तो 12640 किलोमीटर तक चले जाएंगे, 12600 या 740 किलोमीटर तक चले जाएंगे, तो क्या होगा, हम पृथ्वी को उस पार निकल जाएंगे, ऐसे समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। और इसमें से मैं कुछ प्रश्न दूंगा अगले वीडियो में, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दूंगा अगले वीडियो में, आप लोग जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी के पार्ट में मैं ज्योग्राफी का ही प्रश्न करूंगा दोस्तों। अब अगला जो प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की झील तथा मोबाइल का आविष्कार किसने किया था। एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की झील तथा मोबाइल का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इस प्रश्न का रिप्लाई ज़रूर करिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।